नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर और आप सबके सामने सीटेट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके पेडागोजी के, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो जा गई है, तो इस सीटेट को तो नहीं, लेकिन अगले सीटेट से आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी इस पर सीटेट के फॉर्म भरा है वो इस चीज़ को सीरियसली लें कि अगर आप पुराने सिलेबस से तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीटेट पे अब आप पूरा अपना फोकस दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, वरना ये सीटेट रह गया तो अगली बार सिलेबस चेंज हो जाएगा और आपको कोई परीक्षा पैटर्न पता नहीं रहेगा, ना ही प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए चलिए देर न करते सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस पर ध्यान करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। सेकंड है, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। थर्ड है, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। और फोर्थ है, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षार्थी को जब ज्ञान अर्जन में सहायता करना है, ठीक है, तो अध्यापक यानी आपको हमको किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो उनकी सक्रिय सहभागिता जरूरी है। यानी जब सक्रिय सहभागिता उनकी होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, तो क्या होगा? वो ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपको टीचिंग मेथड वगैरह जब आपको कराया था उसमें सारे डिस्कस किया था इस बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखिए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रगतिशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सेकंड ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। थर्ड है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और स्मरण शक्ति। और फोर्थ ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपने आंसर लिखिए कि कौन सा आंसर सही होगा। 1 2 3 4 कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या करा कि अध्यापक के दृष्टिकोण से जो है प्रगतिशीलता यानी प्रोग्रेसिव जो होता है वो किसका संयोजन है? तो उच्च योग्यता, बिल्कुल। अगर आप उच्च योग्यता यानी कि बच्चे में जो है उच्च योग्यता होगी, अच्छी योग्यता होगी, और उच्च सृजनात्मकता, हाईली जो है क्रिएटिविटी होती है बच्चे अंदर, उसी को तो जो है प्रोग्रेसिव बच्चा कहते हैं, प्रतिभा टैलेंटेड बच्चे कहते हैं हम लोग। ठीक है। और उच्च वचनबद्धता यानी कि जो जो बोला जाता है वो कर ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस बच्चे में रहता है उसको ही ना हम लोग कहते हैं कि बच्चा टैलेंटेड है। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं किस कारण से महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सेकंड ऑप्शन है, ये बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन है, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो भी आपको लगता है वो करेक्ट, आपका आंसर जो भी लगता है वो ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर सही है। फिलहाल हम लोग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तथा समस्या को समाधानों को पहचानने में
सहायता करती है। अब देखिए एनसीएफ का मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम समझाया था। और एनसीएफ से संबंधित जितने तरह के मैक्सिमम प्रश्न आपको जो है करा दिए थे, बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए थे उसमें। 3 वीडियो मैंने एनसीएफ कराया था, 2 वीडियो में मैंने एनसीएफ आपको अच्छे से समझा दिया था, और एक वीडियो में मैंने 1 या 2 वीडियो में मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ऐड होगा, जाकर देख लीजिए, क्योंकि एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको इस बार सीटेट पास करना है तो आपको थोड़ा सा सीरियस होकर टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आपने देखा भी हो तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने में परेशानी हो रही है तो। एनसीएफ मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ में उसमें क्लियरली आपको मैंने बताया था कि बच्चे को जो है गलतियाँ जो है, बच्चे की गलतियों को जो है आपको जो है गलतियाँ सीखने का साधन होती हैं। ठीक है, बच्चा जब तक गलती करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे। तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि जो है बच्चे के समाधान की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करती है, समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, इस उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि बच्चे जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक है, और गलती करेंगे तो इससे पता चलता है कि उनमें कमी कहाँ रह गई है, उनको सीखने में अधिगम करने में परेशानी कहाँ हो रही है, और हमें हमें कहाँ कमी रह गई है कि हम लोग अधिगम नहीं करा पा रहे हैं। उनकी समस्या को पहचानने में हमें सहायता मिलेगी। जब बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, ऐसा नहीं है कि गलती जो है गलती कर दिया तो बड़ी बात हो गई। तो यही यहाँ पे भी कह रहा है कि आंसर 2005 के आंसर गलती किस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चे के अंतर्दृष्टि उपलब्ध करती है, उनका थॉट पता चलता है, और जो है उनका अंतर्दृष्टि उपलब्ध करती है, और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, यानी कि उसका क्या सोल्यूशन होगा वो भी तो पता चल पाता है ना। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो आपको कराया था अधिगम क्षमता वगैरह का, जो वीडियो मैंने कराया था, एक पूरा टॉपिक मैंने आपको कराया था अधिगम क्षमता वाला, पूरा एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली लगभग 20 तरह के जो है अधिगम क्षमता मैंने आपको उसमें बताए थे। सिर्फ हालांकि सीटेट में तो मुश्किल से 5-6 पूछता है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बताया था इसलिए ताकि और कोई भी टीचिंग एग्जाम में पूछता है तो वहीं से पूछेगा, और उससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जब बच्चे को जो है लिखने में परेशानी हो रही है, ठीक है, लिखने से समय कोई भी तरह की असुविधा हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, अधिगम आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 1 सीधे दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट अधिगम आवश्यकता। यानी देखिए बच्चे की कॉपी अगर आप चेक कर रहे हो उसमें जो है विपरीत छवि यानी उल्टा जो है चित्र मिलता है, दर्पण छवि मिलता है, मिरर इमेज। तो ये सब तरह की गलती क्या होती है, यानी कि अधिगम अक्षमता है उसके अंदर, वो लिखने में उसको पढ़ने में परेशानी हो रही है, लिखने में परेशानी हो रही है, तभी तो वो जब जो गलत पढ़ेगा तभी तो वो गलत लिखेगा भी। ठीक है, तो उसको जो है अगर सिर्फ बोले कि देखिए यहाँ पे लिख, अगर पूछ दे सीधे सीधे पूछ दे कि बच्चा जो है पढ़ने में परेशानी हो रही है, ठीक है, पढ़ रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। लेकिन वही अगर लिख पूछ दे, ठीक है, यहाँ पे इसलिए सीधे सीधे आंसर नहीं लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया या डिस्कैलकुलिया ऑप्शन नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे वैसे आंसर हो ही नहीं सकता। अधिगम आवश्यकता है लेकिन कौन सा है यहाँ पे ये पहचानना मुश्किल है, क्योंकि डिसलेक्सिया में भी बच्चा अगर गलत पढ़ेगा ही तो गलत लिखेगा भी, जब गलत ही देखेगा तो गलत ही तो लिख पाएगा ना, उल्टा देखेगा तो उल्टा लिखेगा। ठीक है, लेकिन डिस्ग्राफिया होता है जिसमें लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अधिगम आवश्यकता क्लियरली नहीं किया गया है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सेकंड है कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश। थर्ड है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। और फोर्थ है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भी आपको आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर लिखिए।
देखिए क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, आप जब कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते हो तो आपका भी रिवीजन होता रहेगा, आपका जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहती है साथ साथ। देखिए सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, तो इससे क्या होगा, सिर्फ आप देख के चले जाए, कुछ क्वेश्चन से याद रहेंगे कुछ नहीं, लेकिन अगर आप एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको याद रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस बार का सीटेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो है अगली बार से सिलेबस चेंज कर देगा, बहुत सारे नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस चेंज करेगा ही, तो बहुत लोगों को परेशानी होने वाली है। तो इसलिए जो है आप इस बार सीटेट को पूरा अपना 100% दो, ध्यान दो अच्छे से। वैसे तो आप लोगों को सीटेट, आप लोगों को तो है नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल ही गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं नई शिक्षा नीति से संबंधित, मैं आपको एक वीडियो करा दूँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पूछ रहा है क्वेश्चन की संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी अगर आप कक्षा कक्ष में जो है क्लासरूम में अगर आप लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक परिवेश जब आप दे रहे हो, ठीक है, तो बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जब लोकतांत्रिक परिवेश रहेगा तो बच्चा जो है सब अपना बात खुल के कह पाएगा, खुल के डिस्कस कर पाएगा सब चीज़ें। वरना अगर आप पूरा कड़ाई से किए रहोगे या फिर बाकी सारे ऑप्शंस के अनुसार जाएं, ठीक है, कक्षा का इसका अधिकारवादी परिवेश वगैरह या नियंत्रित परिवेश, तो बच्चा अपना जो है उसका जो संवेगात्मक विकास अच्छे से हो नहीं पाएगा, वो अपना बात खुल के कह नहीं पाएगा, जो परेशानी हो रही है वो डिस्कस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अच्छे से उसको अधिगम हो रहा है या नहीं ये भी आपको पता अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। तो संवेगात्मक विकास के लिए जो है सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कक्षा का जो है प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्नों को आपको जो है बहुत ध्यान से करना होता है। इसका ऑप्शन अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, सेकंड है बच्चे को स्वीकार करना, थर्ड है अध्यापक का सकारात्मक रूप, खुद बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, यानी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये जो है सही नहीं है, ठीक है। देखिए कक्षा को बच्चों के अधिगम को जो सुगम बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एनसीएफ में भी बताया गया है और आरटी जो 2009 वाला है उसमें भी बताया गया है कि बच्चा कोई रोबोट नहीं है, ठीक है। बच्चे को जो है शिक्षा के अनुसार नहीं करना, शिक्षा का काम क्या है? सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह उसको कार्य करना है, उसको सुविधा उपलब्ध कराना है। बच्चा खुद से करके सीखेगा, तो उसको फ्री माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अध्यापकों के अनुसार कार्य करने से बच्चा फ्री कैसे कार्य करेगा? खुले मुक्त वातावरण में उसका अधिगम कैसे होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है स्टेटमेंट गलत है। आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों एवं लड़कों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए। सेकंड है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा आपको सही लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, यानी लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। सेकेंड ऑप्शन है, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। फोर्थ है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जरूरी है। देखिए अगर आप एक प्रभावशाली अध्यापक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल यही एक स्ट्रेटजी है कि देखिए अगर आप बच्चे के संपर्क में रहेंगे, ठीक है, सभी बच्चे के संपर्क में रहेंगे, तभी तो आपको जो है तभी तो आप सही जान पाएंगे कि जो है बच्चा जो है किस बच्चे को क्या परेशानी है, किस बच्चे को जो है समस्या हो रही है, किस बच्चे को समस्या नहीं हो रही है, कहाँ तक कौन सा बच्चा अधिगम कर पा रहा है, ठीक है।
आपके अधिगम कराने के तरीके में कहाँ जो है परेशानी रह रही है, कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन है परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, फोर्थ है खुले अंत वाले प्रश्न। तो कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? नहीं वाले प्रश्न एकदम फ्री के कुछ नंबर वाले प्रश्न होते हैं, आपको फ्री के 1 नंबर देके जाते हैं। बस आपको ये करना होता है कि जो है थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जहाँ निगेटिव थोड़ा सा भी ऑप्शन हो उसी को मारना होता है। तब यहाँ क्या है, परियोजना, अवलोकन बिल्कुल पॉजिटिव, खुले अंत वाले प्रश्न। लेकिन विद्यार्थी की योग्यता क्रम निर्धारित करना ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है कि लेबल लगाना कि ये 1 नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे है, ये 3rd नंबर पे है, ऐसा करके लेवल बनाना कि जो है योग्यता के अनुसार उसका लेवल लगा देना, उसका जो है योग्यता क्रम निर्धारित कर देना। ठीक है, ये तो जो है थोड़ा निगेटिव हो जाता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं। ठीक है, उनमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। तो भेदभाव को जो है बढ़ावा ना देने के लिए ये जो है निगेटिव थॉट हो जाता है, यानी विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? आ गया प्रश्न, वहाँ पे प्रश्न कुछ और था, वो भी अधिगम क्षमता से था, और ये भी देखो यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। अब देख लेते हैं, ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। वहाँ पे जिसने भी मेरा प्रश्न का जो मैंने कराया था और डिटेल सुना था, इसी वीडियो में मैंने पहले कराया है। ठीक है, पहला या 2-3 नंबर प्रश्न था वो। ठीक है, तो उसका ये प्रश्न कम से कम गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी डिस्ग्राफिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए लेकिन यहाँ लिखावट से संबंधित बोल रहा है, तो लिखावट यानी डिस्ग्राफिया। अगर पढ़ने से संबंधित होता तो जो है क्या होता, डिसलेक्सिया हो जाता। फिर अगर कैलकुलेशन से संबंधित किसी तरह का कोई भी चीज़ कर रहा है, लेकिन आपको अगर ये कह दे कि जो है आपको जो है कैलकुलेशन में परेशानी हो रही है, गणना में परेशानी हो रही है, मैथ से संबंधित परेशानी हो रही है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। और मोटर कोऑर्डिनेशन से संबंधित जो परेशानी हो रही है तो डिस्प्रैक्सिया हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सच में अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है वेबसाइट का, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, और वहाँ से जाके आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इस सब की वीडियो जो भी वीडियो कराता हूँ उसकी PDF आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगी। अगर किसी की जो है PDF वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आप वहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको तुरंत उसकी PDF उपलब्ध करा दूँगा। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए किसी का PDF देना, तो वहाँ से मुझे आप अगर जा कर के इसका वहाँ से मैसेज करेंगे कि जो है वहाँ से डायरेक्ट मुझसे संपर्क करने का ऑप्शन उपलब्ध है। तो आप मुझे व्हाट्सअप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं कि सर आपने इस चीज़ का PDF नहीं उपलब्ध कराया, तो मैं वहाँ से आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो अपने कलीग्स, दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए, और थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।